बात है साल 1996 की, जब हमास के एक बहुत ही बड़े लड़ाके मोहम्मद अयाश की कब्र को खोदा जा रहा था। तो वही उसकी जगह इज़्ज़ुद्दीन अल कस्साम का अभी अभी हेड बना इस मौके पर अपने दो साथियों को सामने खड़ी बस के आगे जाकर फटने का हुक्म देता है और चंद मिनट बाद वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और 26 लोग वही तुरंत मौत के घाट उतर जाते हैं। फिर उसी दिन की दोपहर वे फिर अपने एक और साथी को हुक्म देता है और वो सामने के हिचहाइकिंग स्टेशन में जाकर फट जाता है, जिसमें करीब 36 लोग घायल होते हैं। खैर फिर एक और हफ्ते बाद मार्च 3 को उस हेड के कहने पर जेरूसलम के बस स्टेशन पर एक और हमला होता है, जिसमें 19 लोग तुरंत मारे जाते हैं और 8 लोग घायल होते हैं। और फिर मार्च 4 को एक और हमलावर तेल अवीव के एक बिजी से मॉल में जाकर फट जाता है, जिसमें 13 लोग तो तुरंत मारे जाते हैं और वही 100 से ज्यादा घायल होते हैं। खैर इतने खतरनाक हमले और वो भी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर इजराइल में पहले कभी नहीं हुए थे। और मोसाद हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग में ऑफिसर्स कभी एक डिपार्टमेंट में तो कभी दूसरे डिपार्टमेंट में दौड़े लगा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोसाद चीफ एक इमरजेंसी मीटिंग बुला बाकी स्टेशन हेड से स्थिति का जायजा लेते हैं, पर किसी के पास कुछ पक्के सबूत नहीं थे। बात उस समय एक ये भी थी कि इजराइल ओस्लो समझौतों के अंतर्गत उस समय फिलिस्तीन से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय इजराइल की लेफ्ट विंग सरकार ने कुछ हद तक मोसाद को टारगेटेड कंट्रीज में कुछ गतिविधि ना करने की रिक्वेस्ट कर रखी थी। पर बात यह भी थी कि इस हमलों की चेतावनी तक नहीं दी गई थी और इन हमलों में सबूत नाम मात्र ही मिले थे और सैटेलाइट के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड चैनल से भी इसका कुछ खास सबूत नहीं मिल पा रहा था। और इस समय में मोसाद भी कंफ्यूज थी, क्योंकि उनका शक इजराइल के हर एक दुश्मन पर जा रहा था। खैर तो तभी बुधवार की एक शाम 2 आदमी काला सूट डाले इजराइल की एक बिजी सी मार्केट में एक दूसरे से दूर चले जा रहे थे। खैर उनके हाथ में 2 भारी भारी सूटकेस थे जो उनको काफी स्टाइलिश सा बिजनेसमैन दिखा रहे थे। मतलब 150 मीटर दूर जाने के बाद ये आदमी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं और सूटकेस को अपने सीने से चिपकाने लगते हैं। और कुछ ही मिनटों बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो जब धुआं थोड़ा हटता है तो पता चलता है कि 50 लोगों की तुरंत मौत हुई है और 200 के आसपास लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। अब ये हद हो रही थी। मतलब इजराइल में मोसाद और शिन बेत जैसी एजेंसियों के रहते हर दिन ही कोई बड़ा हमला करी जा रहा था और मोसाद भी शायद अपने इतिहास में पहली बार बैकफुट पर थी। मोसाद चीफ ने इस मुश्किल घड़ी में पहले की 3 पूर्व मोसाद चीफ्स को स्थिति का बताते हुए एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव मीटिंग रखी, जिसमें कि ये जो हमले हो रहे हैं इन्हें कम से कम रोका कैसे जाए, क्योंकि ओस्लो समझौतों के अंतर्गत मोसाद तक के भी हाथ कुछ हद तक बंधे हुए थे। तो वो कंफ्यूज थे कि कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए या नहीं। और बात तो ये भी थी कि दुश्मनों की लिस्ट भी बहुत लंबी थी जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। खैर तो कुछ ही दिनों बाद ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जिन आतंकियों ने अपने आप को दिन दिहाड़े लोगों के बीच उड़ा डाला था उनकी लोकेशन इस हमले को करने से पहले ट्रेस हो गई थी। पता ये लगता है मकसद को अंजाम देने से पहले इन आतंकियों ने कई बार इसकी इजराइल के भीड़ वाले इलाकों में प्रैक्टिस की थी और इनमें से एक आतंकी की पुरानी फोटो एक आदमी से गले लगते हुए मिली थी। और ये फोटो भी मोसाद को तब मिली थी जब उन्होंने गाजा में हमास के एक हेडक्वार्टर पर ऑपरेशन किया था। खैर शुरू में तो वो आदमी इन आतंकियों का ही एक आम सा साथी लग रहा था, पर जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और जो आतंकी इजरायली जेलों में रह रहे थे उनसे उगलवाया जाता है तो वो इसका नाम मोहम्मद दाइफ अल मसारी बताते हैं और कई इसका नाम दाइफ तो कई मोहम्मद दाइफ बता रहे थे। खैर जिसको सुन कई मोसाद और शिन बेत ऑफिसर्स थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाते हैं और इसकी डिटेल्ड प्रोफाइल खंगालने लग जाते हैं। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन। मतलब आज से पहले किसी ने भी इसका नाम तक नहीं सुना था। खैर तो जब ये ऑफिसर इस बंदे की प्रोफाइलिंग मोसाद के अरब डिपार्टमेंट को करने का कहते हैं तो पता लगता है कि दाइफ का अरबी में मतलब मेहमान होता है। तो जब वे इसकी और प्रोफाइल खंगालते हैं तो पता चलता है कि इसका जन्म 1965 में गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप में हुआ था और दाइफ ने हमास को 1987 में ज्वाइन करा था। और हैरानी की बात यह थी कि इसे 1989 में 16 महीने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। खैर 1993 में इसे गाजा के अंदर हमास के लिए आतंकी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था और जिस दिन जाया अयाश की मौत हुई थी
उसी दिन इसे इज़्ज़ुद्दीन अल कस्साम का हेड बनाया गया था। खैर बाकी और कुछ दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो जाता है कि इजराइल पर ये जो लगातार हमले हुए हैं उसमें इसका ही हाथ है। अब इसकी इतनी हिस्ट्री सुन सब शिन बेत और मोसाद के बाकी ऑफिसर्स काफ़ी हैरान हो रहे थे। मतलब लीडर बनते ही इसने इजराइल पर इतने बड़े हमले कर डाले। मतलब ऐसा आज तक की इजराइल फिलिस्तीन जंग की हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि किसी ने कुछ ही दिनों में मोसाद और शिन बेत को बैकफुट पर ला दिया हो। खैर तो दाइफ की ये करतूत देख मोसाद ऑफिसर्स इस रिपोर्ट को उस समय के प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस के सामने रखते हैं। खैर उन पर तो था ही काफ़ी प्रेशर, क्योंकि उनके यंग ओपोजिशन लीडर बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें पार्लियामेंट में बार बार इन हमलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का कह रहे थे। और एक बात तो ये भी थी कि शिमोन पेरेस इत्ज़हाक रबीन की असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे और लोगों में अब तक उनकी काफ़ी सॉफ्ट सी इमेज थी, क्योंकि वो इतना सब होने के बाद भी फिलिस्तीनियों पर बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर करके बैठे थे। खैर तो मोसाद भी उनसे बार बार दाइफ के खिलाफ रेड पेज पर साइन लेना चाह रही थी। इससे होता ये कि सरकार की तरफ से उन्हें छूट मिल जाती दाइफ को कैसे भी मारने की। पर बात ये थी शिमोन यासिर अराफात पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे। वो तो उसे अपना जिगरी दोस्त ही मानते थे, पर इतने प्रेशर और मोसाद के बार बार कहने के बाद उनके करीबी उन्हें दाइफ के खिलाफ रेड पेज पर साइन करने के लिए मना ही लेते हैं और मोसाद को खुली छूट दे देते हैं कि कैसे भी करके मोहम्मद दाइफ को खत्म किया जाए। और मोसाद अपने इस साइन के बाद दाइफ को खत्म करने की कोशिशें तुरंत शुरू कर देती है। पर कई दिनों तो काफी प्रयास और कई टारगेटेड छापे मारने के बाद भी उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और इजराइल में एक और हमले का डर बैठा ही हुआ था। तो ऐसी विकट स्थिति देख मोसाद के अधिकारी शिमोन को ओस्लो कोड्स की याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और यासिर अराफात को नोबेल प्राइज भी मिला था। खैर ओस्लो कोड्स के तहत अब जो इजराइल में हमले हुए थे, अब दाइफ को पकड़ने की जिम्मेदारी कानूनी तौर से पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज की थी और यासिर अराफात तो शिमोन के एक अच्छे दोस्त तो थे ही। तो शिमोन अपने कुछ अधिकारियों को इसकी खबर लेने गाजा में भेजते हैं और वहां इजरायली और फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच एक बैठक होती है। खैर इजरायली तुरंत पैलेस्तीनी अधिकारियों को ओस्लो कोड्स के तहत दाइफ को पकड़ने के लिए मदद का कह देते हैं, पर फिलिस्तीनी दाइफ का नाम इतनी जल्दी इस मीटिंग में सुन एक दूसरे के चेहरे को देखने सा लग जाते हैं और बिना उनकी बात का जवाब दे बस मुस्कुराते हैं। खैर इजरायलियों को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि उन्होंने अरबी में कुछ गलत तो नहीं कह दिया, पर थोड़े पल बाद उनमें से एक सीनियर ऑफिसर तुरंत कहता है, जी हाँ बिल्कुल, आपकी पूरी मदद करी जाएगी, जो भी आपकी चिंता है हमें बता दे। खैर इजरायली अधिकारी इसको दाइफ के खिलाफ जो भी सबूत थे वो दे देते हैं और इसे जल्द से जल्द दाइफ को पकड़ने का आग्रह करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और फिर इजरायली अधिकारी उससे दाइफ की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछते हैं। तो इस बार वो बोलता है कि हम अभी उसको ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं, बस एक बार ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। खैर जब एक महीना और बीत जाता है तब फिर इजरायली अधिकारी उससे दाइफ का दोबारा पूछते हैं, पर इस बार तो वो उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज करता है और उन्हें तरह तरह के बहाने मारता है। जब इस घटना के बाद भी कई दिन बीत जाते हैं तो वो उनके मुंह पर ही कह देता है कि ऊपर से ऑर्डर्स है कि दाइफ को भी पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और उसको पकड़ने की प्रक्रिया इस महीने के बाद ही शुरू हो पाएगी, जो कि अब इजरायली अधिकारियों को साफ समझ आ रहा था कि सफेद झूठ है। पर ये अधिकारी भी ओस्लो समझौतों के रहते हुए फिलिस्तीनियों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। खैर फिर इस पूरे घटनाक्रम को ये अधिकारी शिमोन पेरेस को सुनाते हैं। तो ये कथा सुनने के बाद उन्हें अपने अधिकारियों पर यकीन सा नहीं होता। मतलब इतने सालों बाद तो कहीं जाकर इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे थे और ये मुश्किल घड़ी इजराइल पर तो फिलिस्तीन के लिए बहुत ही बड़ा मौका था इजराइल को अपनी दरिया दिली दिखाने का। और सबसे बड़ी बात अराफात और शिमोन को तो ऐसे ही मौके के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यही कुछ सोच शिमोन अपने दोस्त यासिर अराफात के साथ तुरंत एक मीटिंग तय करते हैं और मीटिंग में पहुंचते ही अपने दोस्त अराफात को गले लगा लेते हैं और एक ही सांस में बोल डालते हैं, देखो तुम जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करवाओ, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो गले लगने के बाद अराफात ये सुन शिमोन की शक्ल सी देखने लग जाता है और शिमोन भी कह ही डालते हैं, माय डियर फ्रेंड अरेस्ट मोहम्मद दाइफ इमीडिएटली। और अब ये सुन तो अराफात उन्हें और आंखें फाड़ फाड़ देखने लगता है और कुछ देर घूरने के बाद अरबी में बोलता है, मोहम्मद शू, जिसका मतलब था कौन मोहम्मद, और अराफात उन्हें बैठने का कहता है। खैर
ये सुन तो शिमोन सदमे में ही चले गए थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उनके साथ एक बड़ा ही बकवास मजाक हुआ है। मतलब जो कई सालों से पीस की बातें चल रही थी उन्हें अब विश्वासघात महसूस हो रही थी। खैर इस वक्त वो यासिर अराफात के चेहरे की ओर देख रहे थे और वो साफ साफ जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है, इसको दाइफ का सब पता है। और अराफात भी शिमोन को इतनी गहरी सोच में देख चुप कर गया था। खैर इधर शिमोन दुखी इस बात से थे कि ये अंतिम बार है जब इजराइल फिलिस्तीन पर भरोसा कर रहा है और इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के बीच शायद ही शांति समझौता हो। खैर पेरिस भी बिना कुछ कहे इस चंद मिनट की मीटिंग को छोड़ वापिस इजराइल आ जाते हैं और अराफात भी उन्हें देखता ही रह जाता है। खैर तो कुछ ही महीनों बाद पेरिस की सरकार 1% की कम वोट से गिर जाती है और इजराइल के नए जंग चेहरे बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। पर बात ऐसी होती है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 साल तक इजराइल पर कोई बड़ा हमला नहीं होता। खैर इसके पीछे एक कारण तो मोसाद ही था, क्योंकि इस साल में मोसाद ने पता नहीं कितने आतंकियों को ऊपर पहुंचा दिया था। और दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू का आतंकवाद को लेकर सख्त रुख। पर इस समय दाइफ जिंदा था और थोड़े ही समय में अपने इतने साथियों को खोने के बाद उसका दिमाग थोड़ा सठिया गया था। खैर 1997 के एक गर्म दिन वो अपने साथियों को गाजा की एक टनल से संदेश देता है और मार्च 21, 1997 के दिन तेल अवीव के एक कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कि 3 औरतें मारी जाती है और 40 के आसपास लोग घायल होते हैं। खैर अब इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ बाकी कई इजरायली पार्टियों का भी पारा हाई हो गया था और सारे एक सुर में इन हमलों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रहे थे। और अगले दिन ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद चीफ को कह टॉप टारगेट की एक हिट लिस्ट की डिमांड करते हैं और वे भी अगले दिन कई डोजियर और सबूतों के साथ उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं। खैर तो मोसाद चीफ डैनी यातोम सबसे पहले लिस्ट पर महमूद अल मबूक का नाम लेते हैं और उसके गुनाहों की लिस्ट बेंजामिन नेतन्याहू के सामने रखते हैं, जिसने कि उस समय 2 इजरायली सोल्जर्स को अगवा कर मार डाला था और बाद में इजिप्ट भाग गया था। खैर तो इसका सुन बेंजामिन कहते हैं कि ठीक है, इसे जल्दी से जल्दी खत्म करो। खैर तो इसके लिए भी यातोम बेंजामिन को एक और मुश्किल से आगाह करवाते हैं कि मतलब वो बताते हैं कि जो भी उनकी हिट लिस्ट पर बंदे हैं वो ज़्यादातर इजिप्ट में चिपकर बैठे हैं और इजिप्ट के साथ साथ इजराइल की अभी अभी शांति वार्ता हुई है और इस समय में किंग हुसैन इकलौते इजराइल के मिडिल ईस्ट में दोस्त है और सरकार की नीति ये है कि दोस्त देश में अभी कोई कोवर्ट ऑपरेशन ना करा जाए। खैर तो ये सुन बेंजामिन अपने सहयोगी से बात करते हैं और उससे बात करने के बाद यातोम को कहते हैं कि स्थिति तो बहुत जटिल है पर अब तुम पर ही बात है कि तुम इस जटिल समस्या से कैसे निपटते हो। तो मोसाद चीफ और उनके बाकी ब्रांचेस के हेड हाँ में सर हिलाते हैं और मोसाद चीफ उनके सामने कुछ बड़े हमास टारगेट की हिट लिस्ट रखते हैं जिनमें नाम थे मूसा अबू मरजूक, इब्राहिम गोशैश, खालिद मशाल, मोहम्मद नजाल और मोहम्मद डाइफ, जिनमें से सबको तो मोसाद ने ख़त्म कर दिया था और आज नंबर था मोहम्मद डाइफ का। खैर 5 सालों से उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद आज कहीं जाकर मोसाद को उसके पक्के ठिकाने का पता चला था। खैर तो आज साल 2000 के जून महीने के एक गर्म दिन दोपहर का 1 बजता है और डाइफ के ठिकाने के ऊपर उड़ रहा ये इजरायली ड्रोन उसके घर के अंदर कुछ हरकत होती देखता है और स्क्रीन पर शो होता है कि उसके घर कुछ लोग चले आ रहे हैं और कुछ देर बाद इस घर की बालकनी में डाइफ कुछ और आदमियों के साथ दिखता है। खैर ये हर हफ्ते के शुक्रवार की ही बात थी जो कि ये ड्रोन कई महीनों से नोटिस कर रहा था। खैर आज जुम्मा था जिसमें कि ये होता है कि हर मुसलमान आदमी को इस दिन की नमाज को अटेंड करना ही होता है और इस नमाज के बाद डाइफ अपने करीबियों के लिए दावत करता था। खैर डाइफ का घर में पक्का होना ये ड्रोन इस खबर को आईडीएफ और मोसाद की जो 2 टीमें जो एकदम चुपचाप डाइफ के घर से कुछ दूर जो पिछली रात से अलर्ट पर थी उनके डिवाइसेस में भेज देता है। खैर फिर थोड़ी देर बाद वो आए आदमी डाइफ के घर से एक एक कर निकलने लगते हैं और डाइफ भी इन्हें गले लगा विदा करने लगता है। खैर तो जब सब चले जाते हैं तो डाइफ अपना सुट्टा जला पीने लगता है। उधर मोसाद और आईडीएफ की टीम्स अटैक पोजीशन लेने लगती है और सबसे पहले टीम के स्नाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं पर डाइफ अपना सुट्टा ख़त्म कर घर के अंदर जाने लगता है।
तो तभी IDF के 4 जवान उसके घर में तेजी से घुसते हैं और उसे इस बड़े से घर के कोने कोने में ढूंढने लगते हैं। खैर तो वो इस वक्त अकेला था और उसे इन नए आए मेहमानों का कुछ नहीं पता था। जब IDF के ये जवान दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो डाइफ इनको देख लेता है और तुरंत भाग घर की दूसरी सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। पर इधर इसका मोसाद की कैसेरिया यूनिट के एजेंट इंतजार कर रहे होते हैं और उसे तुरंत दबोच लेते हैं। खैर जब वो इसको शूट करने वाले होते हैं तो वो हैरान होते हैं कि ये उन्हें कुछ गालियां या बद्दुआएं नहीं दे रहा और ना ही ये वैसा बर्ताव कर रहा है जैसे इसकी रिपोर्ट में लिखा था। खैर तो तब वे इसकी लेटेस्ट फोटोज को इस बंदे के साथ मैच करते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि ये डाइफ नहीं उसका हमशक्ल है। खैर तो ऐसे ही इसे एक और बार 2002 में मोसाद द्वारा लोकेट किया जाता है और इसकी कार पर ड्रोन अटैक करवाया जाता है। खैर उस समय तो मोसाद को लगा ही था कि इसका काम तमाम हो गया है, क्योंकि कुछ लोग इसे हमले के बाद लहूलुहान हालत में कार से निकाल रहे थे, पर बाद में पता चला था कि ये बच गया है। फिर मोसाद ने इसे एक और बार 2003 और 2006 में मारने की कोशिश करी, पर ये उस हमले में भी ये बच गया था और 2014 में इजरायली एयरफोर्स ने इसके एक और ठिकाने के ऊपर और आसपास की जगह पर बमबारी करी थी, जिसमें भी ये किसी तरह से बच गया था। 2021 में तो IDF ने ही इसे एक हफ्ते में 2 बार खत्म करने का ट्राई किया था, पर ये तब भी बच गया। भले ही ये मोसाद और IDF के जॉइंट ऑपरेशंस में कई बार बचा था, पर इसके इन्हीं सालों में ऑलमोस्ट सारे ही साथी मारे गए थे। खैर आज डाइफ कोकेन की लकीरें खींचते हुए अपने मारे गए साथियों को याद करते हुए कुछ सोच रहा था। बात ऐसी थी कि इस वक्त तक उसका कोई साथी नहीं बचा था, ना माँ, ना बीवी, ना बच्चे, ना भाई, ना ही बहन और कोई दोस्त। बस एक बीमार बाप था जो ना तो कुछ ठीक से बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। खैर इतने सालों के अकेलेपन से वो अपने आप को मरा हुआ ही समझने लगा था और दिन भर इजराइल और गाजा के बीच के मैप को इन कोकेन की लकीरें खींचने के बाद देखता रहता था। खैर इजराइल पर जो हमले इसने किए थे उसकी वजह से इसकी फिलिस्तीनी लोगों में एक अच्छी छवि बनी हुई थी। खैर तो आज भी ये गाजा के नक्शे को लकीरें खींचने के बाद देख रहा था, तो इसको खबर मिलती है कि इजराइल ने गाजा पर बहुत ही बड़ा हमला किया है, जिसमें तो उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे इसके साथियों को भगा भगा कर मारा है और उसी दिन की शाम गाजा के कई इलाकों में मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें कि इसके बाप का पुश्तैनी घर भी तोड़ा गया है, जिसमें कि इसका भाई और 2 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं। खैर ये सुन पहले तो इसको कुछ समझ नहीं आता, पर इसका बाप ये खबर सुन तुरंत दौरे खाने लगता है। तो इसके बाप का हेल्पर जल्दी से इस टनल में आ उसे ठीक करने लगता है और उसी वक्त ये अपने बाप के चेहरे को देखने सा लगता है और कई देर अपने बाप को तड़पते थे अचानक इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद ये और ज्यादा लाइनें खींचने लगता है और ये उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाता और अपने बाप को देखता रहता है। खैर ये अगले दिन से ही इजराइल और गाजा के और नक्शे मंगा उनको और गहराई से देखने लगता है और 2 साल तक इजराइल पर कैसे हमला कर सकते हैं उसके बारे में प्लान करता है। खैर इन 2 सालों में ये अपने प्लान का किसी को नहीं बताता और इन 2 सालों में ये इजराइल और गाजा के बीच के बॉर्डर की एक एक खामी ढूंढ लेता है और अंजाम के सिर्फ 2 महीने पहले ये अपने सबसे करीबी 2 साथियों जिनका नाम था मरवान ईसा और याह्या सिनवार उनको ही बताता है। और आज उसने एक बार फिर जुर्रत करते हुए 8 अक्टूबर 2023 में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर करवाया, जिसमें कि इजराइल की स्टेट ऑफ द आर्ट सोफिस्टिकेटेड बॉर्डर की कुछ ही घंटे में धज्जियां उड़ा दी गई और इजराइल के बॉर्डर को एक नशेड़ी ने बदले की आग में तहस महस कर दिया था और उसके बाद इजराइल के अंदर तक तबाही मचाई थी। आज भी बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद ऑफिसरों के सामने खड़े क्योंकि इस बार हद पार हुई थी। मतलब इस बार इजराइल के अंदर आकर इजराइलियों को मारा गया था और वो भी उसके द्वारा जिसको कि 30 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। खैर तो बेंजामिन नेतन्याहू टेबल पर हाथ मारते हुए अपने सामने मोसाद, शिन बेत, अमान के सभी हेड से पूछते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है और उसकी इन सालों में डिटेल्ड प्रोफाइल मांगते हैं। तो एक मोसाद ऑफिसर उनके सामने लगे स्मार्ट बोर्ड पर उसकी इतने सालों की हिस्ट्री बताना शुरू करता है, पर इजराइल के ऊपर इतने हमले करने के बाद भी डाइफ जिंदा क्यों है
और इसके क्या कारण है उसको क्लासिफाइड ही रखा जाता है। और इस बंद कमरे के पीछे ये मीटिंग कई घंटे चलती है और आखिरकार इस मीटिंग का ये नतीजा निकलता है कि अब अकेला डाइफ ही नहीं, इन्हें पूरे हमास का खात्मा करना होगा। और आप इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव को अब पूरा होता हुआ भी देख सकते हो। मतलब आज रिपोर्ट ये है कि डाइफ ने हमास की मदद से जो अटैक इजराइल पर करवाया वो शुरुआत के कुछ घंटों के लिए तो सफल हुआ था, पर उसके 8 महीनों बाद जो फिलिस्तीन, गाजा और हमास का नुकसान हुआ है उसकी कोई गिनती ही नहीं है। मतलब गाजा की ही बात करें तो वहाँ 20 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं, 40,000 के आसपास मौतें हुई है और उस पूरे इलाके को एकदम चपटा कर दिया गया है। और हमास के हर एक बड़े कमांडर को मोसाद ने या आईडीएफ ने अब तक खत्म कर दिया है। शायद डाइफ को भी पता था कि अक्टूबर 7 को जब इसने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड को ये कह कि चलो इस धरती से इजराइल का नामो निशान ख़त्म करते हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं पता ही था कि इसके लोगों का भी खात्मा हो सकता है। खैर कहीं ना कहीं ये सोचता ही होगा कि इसके जीने का क्या ही फ़ायदा हुआ जब ये अपना मकसद ही नहीं पूरा कर पाया। मतलब अब तक वो इजराइल को ही नहीं ख़त्म कर पाया जो कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, और बदले में उसने इजराइलियों का ही काम आसान कर दिया, क्योंकि इसका जीना ही अब हमास और गाजा के लोगों की मरने की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि ये आज देख तो पा ही रहा होगा कि पूरा गाजा तबाह हुआ पड़ा है, पर ये अब भी जिंदा है। जो मकसद इसने सोचा था वो अब इसको समझ आ ही रहा होगा। इजराइलियों की एक बहुत बड़ी चाल थी जिसमें इसको लग रहा था कि ये जीत रहा है, पर अब जब सब तबाह हो गया तब इसको असल खेल समझ आ रहा होगा। क्योंकि बात अब ये है कि गाजा पर अब पूरी तरह से कब्जा इजराइल का है। खैर इसके बाप की 2022 में मौत हो गई थी और ये आज भी कोकेन की लाइनें खींचते हुए इस गुप्त अकेली टनल में मोसाद के एजेंटों का इंतजार करता होगा।